मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही लॉन्च किया गया है। अगर हम व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की बात करें तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उसका एक बहुत अहम पहलू होता है। क्या हम पैसे की वैल्यू समझते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, उसका सही उपयोग करना जानते हैं या नहीं जानते। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि 35 साल की उम्र हासिल करने के पहले ही आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं जो आपके मन का है, बिना इस चीज की चिंता किए कि आपके रोजमर्रे के खर्चे और आपका जीवन कैसे चलेगा। उस वीडियो में मैंने अन्य चीजों के साथ इस बात पे भी चर्चा की थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है कि आप अपना निवेश इस तरीके से करें, अपना पैसा इस तरीके से लगाएं कि 35 साल पहुंचने के पहले पहले आपके पास इतनी रकम इकट्ठा हो जाए कि उसके रिटर्न से आपके रोजमर्रे के खर्चे, आपके जीवन का स्तर बना रहे, आपके खर्चे मीट आउट होते रहे, ताकि आप वो चाहें जो चाहें वो कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उसी क्रम में मैं आगे चर्चा करना चाहूंगा कि आपको अपना पैसा कहां और कैसे लगाना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। लेकिन इसके पहले कि आप अपना पैसा कहीं भी लगाएं, आपको इन 5 चीजों को अच्छी तरह जान और समझ लेना चाहिए जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। और इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा मैं $1 मिलियन टिप दूंगा जो सब पे भारी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे साथ इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें ताकि वो $1 मिलियन टिप आपको मिल सके इन 5 चीजों के अलावा, ताकि आप अपना पैसा सही तरीके से लगा करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। दोस्तों, अगर आपको लगे कि इस वीडियो में थोड़ा भी दम है, ये काम का है, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बल्कि मैं कहूँगा कि पहले कि आप आगे बढ़ें, अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है, क्योंकि हर हफ्ते आपको इस तरह के वीडियो मिलेंगे जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं कि वो 5 चीजें क्या है जो हमें जानना चाहिए। इसके पहले मैं आपसे वास्तविकता का जिक्र करना चाहूंगा। आपको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ के करीब है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि केवल 17 करोड़ लोग ही अपना पैसा बैंक के अलावा शेयर मार्केट आदि में निवेश कर रहे हैं। हालांकि 20 करोड़ के करीब डीमैट अकाउंट भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें इनएक्टिव है। मेरे पास भी डीमैट है, मेरी वाइफ के पास भी है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक चीज और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो अगर 100 लोग लेते हैं, चालू करते हैं, तो 3 साल तक जाते जाते केवल 17 लोग बच जाते हैं जो उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। और अगर हम 5 साल की बात करें तो शायद 3 लोग बचते हैं, यानी 3% ही बचते हैं, 97 लोग भाग खड़े होते हैं। सवाल यह है कि आज जितना पैसा बैंक डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, उसका 1/3 पैसा भी शेयर मार्केट में नहीं लग रहा है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है?
मेरी समझ से इसके पीछे एक ही रीजन है कि लोग शेयर मार्केट से, उसमें पैसा लगाने से डरते हैं और ये समझते हैं कि पूंजी खत्म हो जाएगी। एक चीज और बता दूं, जितने गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, जो हैंड टू माउथ है, जो कम कमा रहे हैं, वो अपना पैसा ज्यादातर बैंक डिपॉजिट में रखते हैं, शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहते हैं। और जो लोग धनी हैं, टॉप 1%, 2%, 4%, वही लोग इसमें फिलहाल पैसा लगा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, पैसे की समझ नहीं है, पहले पैसे का मनोविज्ञान का पता नहीं है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकते। एक चीज और, हमारे 2 डिस्क्लेमर हैं इस वीडियो को लेकर के। पहली चीज, ये वीडियो आम निवेशक के लिए है, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, उनके लिए इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो गांव में है, छोटे कस्बों में है, कम कमा रहे हैं, यंग हैं या किसी भी एज के हो, जिनको डर लगता है शेयर मार्केट से, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो के अंत में उनको ये चीज पता चल जाएगी कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, और जब तक वो इस डर को नहीं हटाएंगे तब तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाएंगे। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि आपको इस वीडियो से तब फायदा होगा जब वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहे आप, तभी आप सब कुछ समझ पाओगे। बीच में छोड़ दोगे तो इस वीडियो का कोई फायदा आपको नहीं मिलने जा रहा है। अब दोस्तों आइए, अब हम लोग उन 5 चीजों की चर्चा करते हैं जो आपको जानना ही जानना चाहिए, चाहे आप किसी भी जगह हो, किसी भी कस्बे में हो, शहर में हो, किसी प्रोफेशन में हो। पहली चीज जो आपको जानना है कि आपका जो भी पैसा लगता है, चाहे वो आप बैंक में डालें, चाहे आप शेयर में डालें, कहीं भी डालें, वो घूम फिर के बिजनेस में लगता है, और बिजनेस कमाता है, उसी से आपको मिलता है। बैंक में आप पैसा डालते हो, एफडी करते हो, आपको ब्याज देता है उस पर। उस पैसे का वो क्या करता है? वो बिजनेस को लोन देता है, लोगों को लोन देता है, ऐसे लोगों को चुन के लोन देता है जो पैसा लौटाने की स्थिति में हो, जो अच्छा काम कर रहे हो, और उनसे ब्याज लेता है अपने लोन जो दिया उस पर, और आपको इंटरेस्ट देता है। दोनों में गैप होता है जिससे बैंक चलता है, और ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर लागू होता है। तो पहली बात यह है कि जब तक आप बिजनेस के काम करने के तरीके को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपना पैसा सही जगह लगा नहीं पाओगे। अगर हम बिजनेस की बात करें तो कुछ मोटा मोटी चीजें आपको जरूर जानना चाहिए। पहली चीज, अच्छा बिजनेस कौन है, खराब बिजनेस क्या है। अच्छा बिजनेस वो है जो ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा है, उसको बेच रहा है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, कस्टमर उसको चाहता है, उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है, और वो कस्टमर उसको वो कीमत देने को तैयार है जिस पर वो बिजनेस प्रॉफिटेबली चल सके। जब तक ये 2 चीजें नहीं होगी, कभी भी बिजनेस चल नहीं पाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं चलेगा। अब पैसे की जब बात है, मान लीजिए किसी बिजनेस में आपको 100 करोड़ चाहिए, तो 25 करोड़ मान लीजिए आपने अपना पैसा इक्विटी शेयर लगाया, जिसको रिस्क कैपिटल बोलते हैं, और 75 करोड़ आपने लोन लिया कहीं से, या आपने डेट इंस्ट्रूमेंट जारी किए, या बॉन्ड, जो भी है। तो ये 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट की हर बिजनेस को जरूरत पड़ती है। अब शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडिंग हो रही है, चाहे इक्विटी हो, चाहे शेयर हो, चाहे आपके डिवेंचर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर, जो भी हो, या म्यूचुअल फंड हो, ये सब इन्हीं डेट और इक्विटी के कोई न कोई रूप होते हैं। किसी न किसी रूप में उसको डिजाइन किया जाता है, इंजीनियर करके प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें आप अपना पैसा लगाते हो। तो दूसरी बात ये हो गई बिजनेस को लेकर, बिना पैसे के नहीं चलेगा, और उस पैसे का सही उपयोग करेंगे तब बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा।
तीसरी चीज, कोई भी बिजनेस आप ले लीजिए, उसमें रिस्क होता है, जोखिम होता है। चलेगा नहीं चलेगा, प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कस्टमर चाहेगा नहीं चाहेगा, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पूरा ऑब्सोलीट हो सकता है। तो रिस्क एक इनएविटेबल पार्ट है बिजनेस का। तो जो आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, नया बिजनेस करना चाहता है, जब तक वो रिस्क टेकर नहीं होगा तब तक वो ये काम नहीं कर पाएगा। अब रिस्क का स्वभाव समझ लीजिए आप, जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा रिटर्न आएगा। उदाहरण के तौर पे एक आटा चक्की खोल लीजिए, गेहूं लीजिए, पीसिए और बेचिए, और कोई चीज लीजिए, पीसिए और बेचिए, कोई रिस्क नहीं है। सबको खाने की चीज चाहिए, आटा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन प्रॉफिट क्या होगा? 10%, 11%, इससे ज्यादा आप नहीं कमा पाओगे। और इसके विपरीत मान लीजिए आप एक दवा बना रहे हो, R&D कर रहे हो, काफी रिस्क है कि वो दवा चलेगी नहीं चलेगी, बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, पेटेंट हो पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो अगर एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, 200% भी आपको मिल सकता है उसमें। तो जैसा रिस्क वैसा रिटर्न। और ये रिस्क केवल बिजनेस में नहीं होता, ये रिस्क हर जगह होता है। जैसा मैंने बोला, इक्विटी में पैसा लगाओ तो रिस्क है, डेट में थोड़ा कम रिस्क है, तो डेट में कम रिटर्न भी है, इक्विटी में ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। बैंक के डिपॉजिट में डालोगे कम आपको ब्याज मिलेगा, इक्विटी में डालोगे उससे ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो जैसा रिस्क वैसा रिटर्न। अगर आप पर्सनल लेवल पे ले लें तो रिस्क लेने का अलग अलग क्षमता होती है लोगों के अंदर। एक यंग आदमी ज्यादा रिस्क ले सकता है, एक बुजुर्ग आदमी नहीं ले सकता जिसको लाइफ नहीं बची है उसकी। तो ये तीसरी चीज है कि जो रिस्क है। चौथी चीज आपको समझिए कि एक बिजनेस जब शुरू होता है तो शुरू में बहुत मुश्किल से वो बढ़ता है, स्ट्रगल करता है, और एक स्टेज आती है जब तक वो प्रॉफिट में नहीं जाता है, लॉस में ही रहता है। लॉस में चलता है, लेकिन लॉस धीरे धीरे कम करते करते जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस पहुंचता है, फिर प्रॉफिट जोन में जाता है, फिर ग्रोथ स्टेज आती है, फिर आगे जा करके वो धीरे धीरे बहुत बड़ा जब हो जाता है तो एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक स्टेगनेशन आता है, और एक स्टेज आती है जब वो डाउन फॉल शुरू हो जाता है उसका। तो आप बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझिए कि पहले ग्रोथ फेज है, फिर स्टैग्नेशन फेज है, फिर डाउनफॉल है। लेकिन ग्रोथ फेज में भी आप समझ जाइए कि शुरू में बहुत स्लो ग्रोथ होगा, और धीरे धीरे ग्रोथ का स्टेज बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते वो काफी तेज होगा, फिर धीरे धीरे मैच्योर करेगा। तो आपको जरूरत है बिजनेस साइकिल को भी समझने में। और ये साइकिल केवल बिजनेस में नहीं लगती है, ये साइकिल इकोनॉमी पे लागू होती है, ये साइकिल किसी प्रोडक्ट पे लागू होती है, हर चीज पे लागू होती है। तो ये चीज है। और जैसा हमने बोला कि आप जो है जब तक प्रॉफिट बुक जोन में नहीं जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज नहीं अचीव कर पाते हैं, तब तक आपकी दोगी लगी रहेगी। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। हर बिजनेस के साथ ऐसा होता है, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से बिजनेस को प्लान किए हैं, किस तरीके से चला रहे हैं। और आखिर में एक बात मैं कहना चाहूंगा बिजनेस को लेके कि इक्विटी शेयर जो है, जो ओनर्स का कैपिटल है, उसके रिटर्न को मैग्नीफाई किया जा सकता है कर्ज लेकर के। ऐसा क्यों? जब भी आप कर्ज लेते हो, लोन लेते हो, या बॉन्ड लेते हो, या डिवेंचर में पैसा लगवाते हो, तो आपको फिक्स ब्याज देना होता है जिसने भी आपको पैसा दिया है, या फिक्स कूपन रेट आपको देना पड़ता है। और जितना खर्चा आप ब्याज के मद में या इसमें करते हो, वो एक बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है। और जब आप इनकम टैक्स निकालने की कोशिश करते हो, कॉर्पोरेट टैक्स जो है, बिजनेस पे इनकम पे जो टैक्स लगाते हो आप, उसमें ये रिड्यूस कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि आपने 10% के रेट से लोन उठाया, ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर 25% मान लीजिए टैक्स है रेट, 1 मिनट के मान लीजिए 25% है, तो 25% का रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया इस पर, उतना प्रॉफिट आपको बढ़ गया। तो जो एक्चुअल
कास्ट होगी आपके डेट की वो 7.5% होगी, ना कि 10% होगी। अब मान लीजिए कि टोटल आपने 100 करोड़ लगाया, 100 करोड़ पे आपको 15% का ओवरऑल रिटर्न मिल गया बिजनेस पर। तो इक्विटी पोर्शन तो ठीक है 15% है, लेकिन जो आपने लोन उठाया है उसका इफेक्टिव रेट केवल 7.5 है। तो 7.5 आपने दिया और 15 कमाया, तो 7.5% का मार्जिन आपको मिल गया, प्रॉफिट मार्जिन मिल गया डेट पार्ट पे, तीन चौथाई पे। तो ये जो 7.5% का जो आपको बचत हुई है, इसका फायदा किसको मिलने जा रहा है? ये फायदा ओनर्स को ही मिलेगा, इक्विटी होल्डर्स को मिलेगा। तो अगर आप किसी कंपनी में इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हो या म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हो, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हो सकता है, इक्विटी और डेट मिला के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो सकता है, या वो बैलेंस फंड हो सकता है, या केवल डेट फंड हो सकता है, तो ये पैसा इस तरीके से आपको लाभ पहुंचाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस के ये चीजें आपको मोटा मोटी जाननी चाहिए। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना जानना चाहिए कि जहां आप पैसा लगाने जा रहे हो उसका नेचर क्या है। पहली चीज तो ये। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ जाइए कि आप पैसा लगा रहे हो शेयर मार्केट में, भले आप डिवेंचर के थ्रू लगाओ, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाओ, चाहे डायरेक्ट इक्विटी में लगाओ, अल्टीमेटली जाएगा मार्केट में। तो आपको मार्केट का स्वभाव भी समझने की जरूरत है कि मार्केट चलता कैसे है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट और भिंडी मार्केट में कोई फर्क नहीं है। अगर ज्यादा पैसा आ गया इन्वेस्टर का तो शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे, भले वैल्यू वही रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बढ़ेगी, केवल मार्केट बढ़ेगा। पैसा विड्रॉ कर लिया तो डाउन हो जाएगा। अगस्त महीने में एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने 17,000 करोड़ निकाल लिए फटाफट एक हफ्ते के अंदर। मार्केट डाउन चला गया, फिर डाल दिया, फिर ऊपर चला गया। और ये पैसा आना पैसा जाना डे टू डे बेसिस पे लगा रहता है। हो सकता है कोई इंटरनेशनल इवेंट हो जाए, कोई वार हो जाए, उसका भी असर आ जाता है। कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, उसका असर आ जाता है। कोई पॉलिसी बदल गई, उसका असर आ जाता है। तो शेयर मार्केट में नीचे ऊपर चलता ही रहेगा। और कोई भी अभी तक ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो टाइमिंग कर दे शेयर मार्केट की कि कब हम लगाएंगे कब निकालेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। लोग कोशिश करते हैं और नुकसान उठाते हैं। ट्रेडिंग करते हैं, 95% लोग लॉस में ही रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझने की जरूरत है कि इसका नीचे ऊपर चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका पैसा सही कंपनी के अंदर गया है, चाहे डायरेक्ट चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू से, तो आपको घबराने की होती है। वो कंपनी अच्छा ही करेगी, वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं, उन्होंने मार्केट को समझा हुआ है, एक्सपर्ट लोग हैं, आपके बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं। तो वो अपना काम करते रहेंगे, भले ये शेयर मार्केट नीचे ऊपर होता रहे। तो अगर आप असली इन्वेस्टर हैं, स्पेकुलेटर नहीं है, लालची नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं शेयर मार्केट में, तो निश्चित रूप से उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप एसआईपी करते हैं, तो कभी मार्केट लो होगा तो आपको ज्यादा यूनिट मिल जाएगी, ज्यादा होगा तो कम यूनिट मिलेगी, ओवरऑल एवरेज हो जाएगा, तो आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार शेयर मार्केट नीचे गया है, ऊपर आया है, क्रैश किया है, ऊपर आया है, तो इस सब चीज को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगली बात आपको समझने की जरूरत है कि आपकी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में क्या पावर है, इसका ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं है, ये ग्रोथ इकोनॉमी है कि नहीं है, या डीके इकोनॉमी है। जैसा कि मिस्टर ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज ए डेट इकोनॉमी अलॉन्ग विद यूएस, क्या वो सही है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी इकोनॉमी की ग्रोथ पोटेंशियल इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसमें जो भी प्रोडक्ट सर्विस बन रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एक्सपर्टाइज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अगर आप हिंदुस्तान को ले लीजिए, तो अगर आपको इसको समझना, तो आपको एक इंडिया, हमारे जो इकोनॉमी में, हमारे देश में जो इकोनॉमिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, उसको समझना पड़ेगा, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारे देश में 1% लोग पास 40% प्रॉपर्टी है, और उनके पास नीचे के जो 50% लोग हैं, आधी जनसंख्या, उनका जो प्रॉपर्टी खाली 3% है उनके पास। इनकम भी उनकी केवल 15% है, हालांकि 50% है वो लोग। और आपको ये पता है कि भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को तो फ्री राशन देती है, और अगर हम 50% की बात करें तो भी 71 करोड़ हुआ। तो 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही हैंड टू माउथ टाइप के हैं। ये लोग हमारे आज की डेट में कंज्यूमर नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सरकार काफ़ी तेज़ी से इस चीज़ पे काम कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे, स्टार्टअप को बढ़ावा दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है, और वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम भी ला रही है। यूपी में जैसे बहुत जगह सरकार तरह तरह के इन्वेस्टर मीट कर रही है, तमाम सहूलियतें लोगों को दे रही है। तो इससे हो यह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, और जो नीचे का 70-80 करोड़ का तबका है जो गरीबी में आज की डेट में है, वो धीरे धीरे उनकी अपनी इनकम खुद बढ़ा लेगा। अगर सरकार सही नीति भी अपना ले, शिक्षा नीति है, मेडिकल है, अगर लोगों को कैपूल बनाए निःशुल्क करके, तो निश्चित रूप से ये लोग कमाई बढ़ाएंगे। कमाई इनकी बढ़ेगी तो ये खर्चे भी करेंगे, तो कंज्यूमर बेस बढ़ेगा आपका, और कुछ इन्वेस्टमेंट भी होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर डिमांड है तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा कहीं से भी आ जाएगा, बाहर से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। पैसे की चिंता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से, इन्वेस्टमेंट भरा पड़ा है, केवल डिमांड की ज़रूरत है, एक ब्राइट इकोनॉमी की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो आज पूरे वर्ल्ड का एक ब्राइट स्पॉट है। ये ग्रोथ इकोनॉमी है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तो अगर ये ग्रो करेगी, अगर जीडीपी ग्रो करता है, तो सारी कंपनी भी ग्रो करेगी जो चल रही है। एक चीज़ और बता दूं आपको ये डर लग रहा होगा कि भाई घाटे वाली कंपनी में अगर लगा दिया किसी ने पैसा मेरा, तो क्या होगा। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो एक फंड मैनेजर होता है, तो एक्सपर्टाइज होती है, उसकी रिसर्च टीम होती है, वो पूरा रिसर्च करके पैसा अपना वहाँ डालता है, उस कंपनीज के अंदर डालता है जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनका ग्रोथ है। अब जैसे मान लीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल कैप है, उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, मीडियम का उससे कम होता है, लार्ज का उससे कम होता है, लेकिन रिस्क स्मॉल में सबसे ज़्यादा होती है, मीडियम उससे कम, और जो सबसे बड़ी उसमें सबसे भी कम होती है। तो वो ये सारी चीज़ को बैलेंस आउट करके आपको एक प्रोडक्ट देता है और आपके ऊपर वो काम करता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मार्केट नीचे ऊपर हो रहा है तो मेरा नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। वो अच्छी कंपनी में लगाएगा, एंटरप्रेन्योर का बैकग्राउंड चेक करेगा, मैनेजमेंट को चेक करेगा, मार्केट को चेक करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस को चेक करेगा, तब आपका पैसा लगाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक कॉमन इन्वेस्टर हो, आपके एडवाइजर की जरूरत है। आप एक अच्छा एडवाइजर रखिए जो आपको सही एडवाइस करे, उसके अनुसार आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाइए। क्योंकि मैं कॉमन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट शेयर की मार्केट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, जो एक सिक्योर्ड है, वेल रेगुलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस पर सेबी नज़र रखता है, आरबीआई हर इंस्टीट्यूशन नज़र रखता है, और बहुत मुश्किल है इसमें आपको नुकसान होना। ओवरऑल नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आप इसमें लंबे समय तक बने रहें। दोस्तों, सारांश के रूप में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 5 चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। पहली चीज़, बिजनेस क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, क्योंकि महंगाई रोज बढ़ रही है, आपके पैसे की कीमत कम हो रही है। तो अगर आप खाली बैंक डिपॉजिट में पैसा रखोगे तो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाओगे, फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको एक कॉम्बिनेशन की जरूरत है, डेट इक्विटी दोनों में आपको लगाने की जरूरत है, हाइब्रिड फंड में लगाने की जरूरत है, ताकि आप रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न कमा सको जो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो। और आपको ज़रूरत है समझने की कि आपकी इकोनॉमी में ताकत है, और अगर आप पास एक एडवाइजर है तो निश्चित रूप से आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि चलते चलते आपको एक $1 मिलियन टिप दूंगा। वो टिप है कि अगर आपकी पर्सनालिटी डिफेक्टिव है तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे।
3 एस्पेक्ट आपको मैं कहना चाहता हूँ पर्सनालिटी को लेके। पहली चीज, क्या आपके अंदर डिसिप्लिन है? क्या आप सेविंग की हैबिट डाले हुए हो? फार्मूला लोग लगाते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ये गलत फार्मूला है। आपका फार्मूला होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पहले बचाइए एक पार्ट, जो बचे उसमें से जीवन को चलाइए, जैसे भी चलाना हो, थोड़ा कष्ट उठाइए लेकिन बचाइए और इन्वेस्ट जरूर करिए। जैसा आपको शुरू में बताया 3% लोग केवल बचते हैं SIP में 5 साल के बाद। तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होनी चाहिए लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की, टिके रहने की। इसके बिना आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। दूसरी चीज, आपके अंदर पेशेंस और धैर्य होने की जरूरत है। लंबे समय तक बने रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर धैर्य आपके अंदर नहीं है, पेशेंट इम्पेशेंट है, आप कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ लगाया वहाँ लगाया, यहाँ कमा लिया वहाँ कमा लिया, रातों दिन आप करोड़पति बनना चाहोगे तो आप निश्चित रूप से भिखारी बन जाओगे। और तीसरी चीज, लालच बुरी बनाए। अगर आप लालची हैं तो निश्चित रूप से आप शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। अगर आप उम्मीद करते हो कि मैं 50% साल का कमा लूँ, 4% 5% महीना कमा लूँ, जो कुछ सूदखोर करते हैं, तो आप सपनों को दुनिया बना रहे हैं। अगर आप 13-14% तक उम्मीद करें तो आप रियलिस्टिक है। इससे ज़्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। मिल जाए आपकी मर्जी, आपका भाग्य, न मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतना रिटर्न म्यूचुअल फंड आपको बना के 100% देगा, प्रोवाइडेड आप सही एडवाइजर रखिए, सही जगह लगाइए और पेशेंस रखिए। दोस्तों, कंक्लूजन के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, सही तरीके से लगाइए। अगला वीडियो में लेके आ रहा हूं, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, उसको आप देखिएगा। मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिटेल में चर्चा करूंगा, जो इस वीडियो में मैं नहीं कर पाया क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। तो उसको आप जरूर अटेंड करिए, उस वीडियो को जो अगले इसके बाद आने वाला है। और निश्चित रूप से आपको के अंदर टोटल कॉन्फिडेंस आएगा उस वीडियो के बाद, और आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को बिना किसी संदेह के जरूर अचीव कर पाओगे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आपसे एक अनुरोध करूंगा, हमेशा करता हूं, आज भी करूंगा, कि हेल्थ इज वेल्थ। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। लाइफ स्टाइल अच्छा रखिए, सिंपल जीवन जीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा सोचिए दूसरों के बारे में, और दिन प्रतिदिन अपने को बेहतर करिए, तभी आपकी इनकम बढ़ेगी, उसके बिना नहीं बढ़ेगी। पिछले वीडियो में मैंने ये बात को बोला था आपसे। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।